चेक बाउंस के केस में अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली डिस्कस करके क्लियर किया है कि चेक बाउंस का केस में अगर किसी पर्सन के ऊपर ट्रायल चलता है तो इस चीज़ को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्या है ये चीज़ और ये सही है या गलत है, या फिर इस जजमेंट से चेक बाउंस के केस में कुछ सुधार होगा या नहीं होगा, या फिर इससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, और इस जजमेंट के रिलेटेड मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपके चेक बाउंस के केस में बहुत हेल्प हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे या मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली 4 दिसंबर 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है चेक बाउंस से रिलेटेड, और इस केस का नाम है हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज्ड हरपाल सिंह की कंपनी में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो हैं एक्यूज्ड की एश्योरेंस पे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कि वो उनका पैसा वापस दे देंगे अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। अब होता क्या है कि वो पैसा ये रिटर्न नहीं करते हैं और उनके जो 10 चेक हैं वो बाउंस हो जाते हैं, और ये जो चेक बाउंस होते हैं वो होते हैं इनसफिशिएंट फंड्स के कारण। तो अब ये जो केस है वो ट्रायल कोर्ट में अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट चलता है। अब जो लोअर कोर्ट है वो अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर देती है और उसको कंपनसेशन देने के लिए भी डायरेक्ट किया जाता है, लेकिन हरपाल सिंह लोअर कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई तो करती है, लेकिन वो भी हरपाल सिंह को कन्विक्ट मानती है और उसको कन्विक्शन दे दिया जाता है, और इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उनका ये कहना होता है कि उनका जो अकाउंट था वो फ्रोजन अकाउंट था और उनके जो बाकी के अकाउंट्स हैं उनमें सफिशिएंट फंड्स था, तो इसलिए उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता चेक बाउंस के केस में। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि चेक डिसऑनरिंग मीमो पे जो रिमार्क्स हैं वो हैं कि इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से ये चेक बाउंस हुआ है, और जो डिफरेंट अकाउंट्स में अगर आपके सफिशिएंट फंड्स थे तो उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उससे इस केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बाकी अकाउंट्स में अगर सफिशिएंट फंड्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जो जिस अकाउंट का आपने चेक दिया था उस अकाउंट में अगर इनसफिशिएंट फंड्स हैं, तो अगर बाकी आपके अकाउंट्स में सफिशिएंट फंड्स हैं तो उससे कंप्लेनेंट को क्या फ़ायदा होगा, उसका तो चेक बाउंस हो गया ना। तो जो पर्टिकुलर अकाउंट का चेक लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए कंप्लेनेंट को दिया गया है उसमें तो इनसफिशिएंट फंड्स थे तो वो तो बाउंस हुआ है, तो बाकी अगर आपके अकाउंट्स में सफिशिएंट फंड्स हैं तो वो मैटर नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि एक्यूज्ड का ये पर्टिकुलर डिफेंस किसी काम का नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट हरपाल सिंह की इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। तो अब इस जजमेंट पे मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है, तो मेरा जो ओपिनियन है वो भी यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल ही सही फैसला है, क्योंकि इस केस में जो एक्यूज्ड है उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर उसके दूसरे अकाउंट्स में सफिशिएंट फंड्स थे तो आपने उस सफिशिएंट फंड्स वाले अकाउंट का चेक क्यों नहीं दिया, तो आपने जिस अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स थे वही अकाउंट का चेक क्यों दिया, और अगर गलती से वो चेक दिया गया तो जब वो चेक बाउंस हुआ या फिर आपको लीगल नोटिस मिला तो तब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया। तो ये क्लियर होता है कि एक्यूज ने इंटेंशनली जानबूझकर अपने इनसफिशिएंट फंड्स वाले अकाउंट का चेक कंप्लेनेंट को दिया। अब यहाँ पे आप सबके लिए एक छोटा सा सजेशन है जिससे आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ही कुछ अमाउंट अपना रिकवर कर सकते हैं। तो सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको एक
20% की एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है। तो सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सब सेक्शन 1 ये कहता है, जब ट्रायल कोर्ट में एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो एक्यूज्ड हैं वो इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं अपीलेट कोर्ट में, तो वहाँ पे आप 20% की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट जो है वो 20% अमाउंट आपको देने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो आप 20% की एप्लीकेशन लगा के कंपेंसेशन या फाइन के अमाउंट का 20% कोर्ट से ले सकते हैं। और इसी सेक्शन का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ये जो अमाउंट है वो 60 डेज़ के अंदर जमा कराना होता है और कोर्ट जो है वो इसको 30 डेज़ भी कर सकती है कि ये जो अमाउंट है वो आपको 30 डेज़ के अंदर देना होगा। और ये जो अमाउंट है ये सेक्शन 143 में जो इंटरिम कंपेंसेशन अमाउंट दिया जाता है उसके एडिशन में है। तो सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की एप्लीकेशन लगा के आप इस सेक्शन के अंडर कुछ अमाउंट जो है अपना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ही रिकवर कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है। और अगर बाद में कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट कर देती है तो ऐसे सिचुएशन में ये जो अमाउंट आपको मिला है वो आपको वापस देना होता है और ये जो अमाउंट है वो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से विद इंटरेस्ट आपको वापस देना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।